हाँ देखिए, ये जाते जाते कल हम लोगों ने देखा था कि गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, डेजर्ट में आपको बहुत दूर पानी होने का आभास होता है। जैसे ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये रेगिस्तान तो दिख ही रहा होगा। रेगिस्तान में कुछ टीले वीले तो होते हैं ना, अरे पत्थर के टीले तो होते हैं ना। तो जहां कहीं भी आपको कुछ भी दिखेगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज जो है उसके नीचे पानी है, वो पानी में है। पेड़ वेड़ भी अगर गलती से कहीं खजूर वजूर का पेड़ तुमको दिखे तो ऐसा आभास होगा कि वो पेड़ कहाँ है, वो पानी में है। क्लियर है? तो सिर्फ पानी ही नहीं दिखेगा, तुमको पूरा समंदर टाइप का एहसास होगा। दिख रहा है यहां से, जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है कि नहीं? अरे बोलिए ना। तो ये हमारे मन का नहीं, मन का नहीं बोला जाएगा, मन का भ्रम वो दूसरा बात हो गया। ये हमारी आंखों का भ्रम है। हमारी आंखें हमको बेवकूफ बना रही हैं। आप अगर आगे बढ़ते जाइएगा इस उम्मीद में कि जाके थोड़ा इस पानी में हम नहाते हैं, आपकी उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको पानी कभी मिलेगा ही नहीं। तो हमको ये समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है, अब इधर हम लोग कहाँ रेगिस्तान ढूंढने जाएंगे, है कि नहीं? आप गर्मी के दिनों में नॉर्मल गाड़ी से भी चल रहे होंगे ना, तो रोड जो होता है ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर की चीज बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए भैंस को ज्यादा गर्मी लगता है कि नहीं? ठीक है, तो थोड़ा जाओ, जाके पानी लेके आओ, वो दे देंगे अपने मांगो ने। हाँ सुनो, मैं बाबू कह रहा था कि रोड जो होता है ब्लैक कलर का होता है ना, तो बहुत गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में। तो आप रोड पर दूर कहीं गाड़ी देखिएगा तो आपको ऐसा एहसास होगा कि वो गाड़ी भी कहाँ चल रहा है बताइए? पानी में चल रहा है। आगे पानी, आपको लगेगा हम आगे जाएंगे तो हमको पानी मिलेगा, एकदम एहसास होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हमको पानी मिलेगा, लेकिन पानी आपको नहीं मिलेगा। हाँ सुनिए, इधर देखिए। मैं कह रहा था कि हाँ, रोड पे भी आपको एहसास होगा कि कुछ दूर अगर कोई गाड़ी है तो वो उस गाड़ी के नीचे क्या है? पानी है, मतलब गाड़िया पानी में चल रहा है। नहीं, चल ठीक, देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या खुल गया ये? ठीक है। हाँ बाबू देखिए, इधर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मान लिया जाए कि ये आपका रेगिस्तान है। तुम लोग शांत रहो, डिस्टर्ब मत करो हमको, समझ रहे हैं? मान लो बाबू कि ये क्या है बताओ? अरे ये क्या है? ये रेगिस्तान है, ठीक है। तो रेगिस्तान में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा पेड़ वेड़ है, क्या है बताइए? ऐसा पेड़ है, ठीक। और पेड़ में मान लीजिए यहाँ कोई फल लटका हुआ है, कुछ भी, आम, आम समझ लीजिए, आम लटका हुआ है। अच्छा खजूर है,
ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप इसको खजूर मान लीजिए। तो आप ये बात जानते हैं कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, मतलब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो ज़मीन से सटा हुआ जो एयर होगा वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा हवा ठंडा होता जाएगा। ये एकदम ऐसा ही है कि आप गैस पर तवा चढ़ा लीजिए और उसके ऊपर आप मतलब तवा में सटा के हाथ नहीं रखिएगा, लेकिन उसके ऊपर आप हाथ ऐसा ऊपर नीचे करिएगा तो सबसे ज्यादा धाह कहाँ लगेगा? एकदम तवा के पास में, एकदम बहुत धाह लगेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे धाह कम होता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं, अरे शांत रहो ना यार, कहीं ना कहीं हवा ठंडा होता जा रहा है कि नहीं? बोलो ना भाई। तो सबसे ज्यादा गर्म हवा कहाँ की होगी? यहाँ की होगी। आप समझ रहे हो? और वैसे भी हमारा एटमॉस्फेयर डायरेक्ट सनलाइट से गर्म नहीं होता है। पहले सनलाइट कहाँ आता है? धरती पे। तो धरती जब उसको रेडिएट करता है ना वापस से, तो उस रेडिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो आप बताइए कि धरती की वजह से ही अगर चीजें गर्म हो रही हैं तो सबसे ज्यादा गर्म हवा धरती के आसपास कहीं ना होगा। अब एक और बात है, अगर हवा गर्म होता है तो वो फैलता है। फैलने का मतलब हुआ उसकी डेंसिटी कम होती है। फैलने का मतलब हुआ डेंसिटी कम होती है। क्लियर है? डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ वाले हवा की जो डेंसिटी होगी, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, उसको जगह दो, जाओ बाहर। अरे आदित्य नाम है ना? हाँ जाओ, जगह दीजिए ना, वो बाहर जाएगा। बाहर जाइए, क्लास से बाहर जाइए आप। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म हवा कहाँ की होगी? यहाँ की होगी। और हवा जब गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो फैलता है। ठीक है, तो यहाँ जो एयर का लेयर होगा उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी। किसके रेस्पेक्ट में? इस वाले एयर के लेयर के रेस्पेक्ट में। क्योंकि ये वाली जो हवा है वो थोड़ी ठंडी ना है, हवा ठंडी है तो उसकी डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, आप बताइए इसके ऊपर का जो लेयर होगा वो और ठंडा होगा कि नहीं? तो इसका डेंसिटी थोड़ा और ज्यादा होगा। बोलो, इसके ऊपर वाला जो लेयर होगा, बोलो बाबू, हाँ, ये और ठंडा होगा तो इसकी डेंसिटी और ज्यादा होगी। इसके ऊपर वाला जो लेयर होगा ये और ठंडा होगा, इसकी डेंसिटी और ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हवा गर्म होती जा रही है और डेंसिटी कम होती जा रही है। डेंसिटी के कम होने का मतलब हुआ मीडियम रेयरर होता जा रहा है। अरे बोलो ना, तो हर नीचे वाले एयर का लेयर रेयर होगा। ये नहीं समझ में आया था? इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे वाले एयर का लेयर थोड़ा रेयर होगा, ये ऊपर वाला डेंसर होगा तो नीचे वाला रेयर नहीं होगा। तो नीचे वाले एयर का लेयर रेयर होगा, ये नीचे वाला इससे रेयर होगा, ये नीचे वाला इससे। आप समझ रहे हैं? नीचे जाने का मतलब हुआ कि मीडियम लगातार क्या होता जा रहा है? रेयरर होता जा रहा है। क्लियर है? अब सुनिए, मान लीजिए कि इस फल से जो भी है, खजूर है, आम है, जो समझिए आप, इसको मानना ही तो आपको है। तो इसमें से एक रे ऑफ लाइट निकल के ऐसा गया, बेचारे को चले जाना था, पता है कहाँ? धरती में जाके इसको समा जाना था, ऐसे चला जाता। लेकिन आप बताइए कि जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये एक रेयरर मीडियम ना है, तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाता है वो नॉर्मल से दूर भागता है। तो नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगा ये, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं? बोलो ना बाबू। अब तुम एक बात और बताओ कि इससे ये वाला एंगल बड़ा हो गया। हाँ, अब फिर एक बार ये डेंसर से कहां जा रहा है? अरे तो नॉर्मल से थोड़ा और दूर भागेगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भगाया है मैंने, मान लेना कि भागा है। ठीक है, एक बात बताइए, ये वाला एंगल और बड़ा हो गया कि नहीं? हाँ, अब एक बार फिर से ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, ये नॉर्मल से और दूर भागेगा। बोलो बाबू, तो ये वाला एंगल और बड़ा हो गया कि नहीं? एक ऐसा भी समय आएगा कि ये एंगल बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रे डेंसर से कहां जा रहा है? रेयरर में।
तो मुड़ते मुड़ते कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, और जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, अब ये रे नीचे नहीं जाएगा, ये यहीं से वापस लौट जाएगा। नहीं समझ में आया? जिस रे को कहां चले जाना था, जाके धरती में समा जाना था, अब वो कहां जा रहा है? अब वो आसमान में जाएगा। एक क्लियर है? हाँ। अब मान लीजिए कि यहीं पर आप खड़े हैं, तो जिस रे को जमीन में चले जाना था, वो रे घूम फिर के आपकी आंख तक पहुंच गया कि नहीं? अरे बोलो ना। तो आप बताइए कि क्या ऐसा एक ही रे के साथ होगा? ऐसे कई सारी रेज के साथ होगा। तो उसी के बगल में एक और रे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है बाबू? तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये गया तो फिर ये गया तो फिर ये गया, और ये भी तो ऐसे चला जाएगा। तो आप बताइए कि ये जो दोनों रेज हैं, जो रिफ्रैक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हो, क्योंकि यहां से यहां तक रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पर क्या हो गया है? रिफ्लेक्शन हो गया है। तो ये दो रेज जब आपकी आंख तक पहुंचेंगी, बोलिए, तो आपको इसका इमेज दिखेगा कि नहीं? अरे बोलिए, कौन बताएगा इसका इमेज कहां दिखेगा? तो ये जो दो रेज हैं वो थोड़ी डाइवर्जिंग ना हो गई, तो हम इनको कहां पढ़ाएंगे? पीछे की तरफ पढ़ाएंगे। और बच्चों, अगर हम इसको पीछे की तरफ पढ़ाएंगे, पीछे की तरफ पढ़ाएंगे, तो मान के चलिए कि वो कहीं कुछ यहां जाके ना मिल रहा है, तो इस आम का जो इमेज है वो कहां बनेगा? यहां पर, इस तरीके से यहां पर बनेगा। क्या लग रहा है? सिर्फ उस आम का इमेज वहां बनेगा, पूरे के पूरे पेड़ का इमेज बनेगा, पूरे के पूरे पेड़ का इमेज बनेगा। आपको लगेगा कि इस पूरे पेड़ का इमेज कुछ इस तरीके से इधर नीचे बन रहा है। अब आप बताइए, अगर आप कहीं दूर देख रहे हैं और आपको पेड़ का इमेज नीचे बनता हुआ दिख रहा है, तो बताइए वो कौन सी जगह होती है? अरे नदी वदी के किनारे, नदी के किनारे अगर कोई पेड़ है तो उसका इमेज पानी में नहीं बनता है, और पानी हिलता डुलता रहता है, तो इमेज भी हिलता डुलता रहेगा। कमाल की बात यह है कि एयर के ये लेयर्स भी तो हिलते डुलते हैं, तो इसकी वजह से ये भी थोड़ा ऐसा क्या होता रहेगा? ऐसा हिलता डुलता रहेगा। एकदम आपको आभास होगा कि यहाँ पर पानी है। एक्चुअली पानी आपको नहीं दिखता है, दिखता है इसका इमेज, और वो इमेज एहसास दिलाता है कि यहाँ पर क्या है? पानी है। क्लियर है? अब आप बोलिएगा सर ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है, आपने तो रेगिस्तान में पेड़ ला दिया। अभी पिछला फोटो देखा तो उसमें टीला था ना, तो आपने देखा होगा टीला का इमेज बन रहा था। तो कोई बात नहीं है, अगर पेड़ भी ना हो, टीला भी ना हो, तब भी हमको ऐसा दिखता है, क्योंकि बाबू ऊपर, ऊपर कहने का मतलब है पेड़ ना हो, लेकिन ऊपर आसमान तो है ना। तो आसमान किस कलर का होता है? नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। आसमान में से लाइट आके धरती को में समाने वाला था, तो पता चला कि इन लेयर्स ने मोड़ के कहां पहुंचा दिया? आपकी आंख तक पहुंचा दिया। पूरे के पूरे आसमान का इमेज बनेगा जमीन में। अब आप बताइए, आसमान ब्लू, तो जमीन में जो उसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? पूरा अथाह ब्लू बनेगा। और हवा हिलता डुलता है, तो तुम्हारा जो इमेज है वो भी, आसमान भले नहीं हिल डुल रहा है, लेकिन ये जो मीडियम है ये तो हिल डुल रहा है ना, तो वो भी थोड़ा हिलता डुलता दिखेगा। तो दूर कहीं नीले कलर का अगर आपको कोई हिलता डुलता दिखे, तो तो आपको, शांत रहिए, आपको समंदर का ही ना एहसास होगा। हाँ, दिस इज द रीजन कि हमको रेगिस्तान में समंदर दिखता है, जबकि आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको पता चल गया है। क्लियर है? चलिए देखिए, आपकी किताब में ये सब लिखा होगा, ठीक है? आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बताया है वही बातें यहां पर, अरे जो मैंने बताया है वही बातें यहां पर लिखी गई हैं। बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डायमंड की। सुनिएगा, डायमंड एक ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसपेरेंट तो होता है। आप ध्यान दीजिए ना इधर, डायमंड कैसा मटेरियल होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड के बारे में यह कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा चमकता है। बाकी किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज कौन है? डायमंड। हल्का सा भी लाइट रहेगा ना, डायमंड खूब जगमगाता है। बाकी अगर डुप्लीकेट शीशा का अगर काट कूट के डायमंड अगर बना दोगे, अरे डुप्लीकेट भी तो मिलता है डायमंड टाइप का, वो उतना ज्यादा नहीं चमकता है जितना डायमंड चमकता है। तो आज हम इसके पीछे का
साइंस देखेंगे कि वो क्यों इतना ज्यादा चमकता है। हम ये भी देखेंगे कि डायमंड में कटिंग करना क्यों जरूरी है। अब देखिएगा इतना छोटा भी डायमंड रहेगा उसमें 75 को फेस बना दिया जाता है, काट काट के नहीं बना दिया जाता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप पहले जवाब दीजिए कि अगर ये कोई मीडियम है और हम डेंसर मीडियम है, ऊपर क्या है, हाँ, हमने एक रे को भेजा और 20 डिग्री है इसका क्रिटिकल एंगल, का मतलब हुआ रे ऐसा चला जाएगा। क्लियर। एक दूसरा मीडियम है, ये भी डेंसर है और ये क्या है, लेकिन जब हमने रे को भेजा ना तो हमको बाबू कितना इसको मान लिया जाए, 60 डिग्री मान लिया जाए, चाहे 70 डिग्री मानो, 70 डिग्री क्रिटिकल एंगल है इसका, यानी 70 डिग्री पर रे को भेजोगे तो वो रे ऐसे पैरेलल जाएगा। आप बताइए कौन सा मीडियम बहुत अच्छा टीआईआर करा रहा है, किस मीडियम को आप चुनिएगा अगर आपका मकसद ही टीआईआर कराना है तो, पहला वाला कि दूसरा वाला। पहले वाले का क्रिटिकल एंगल इज 20 डिग्रीज एंड द दूसरे वाले का क्रिटिकल एंगल इज 70 डिग्री। आराम से सोच लिया आपने। तो अब आपके जवाब देने की बारी है, हाथ उठा के बताइए कितने लोग पहले वाला कह रहे हैं कि सर अगर हमारा मकसद ही है टीआईआर कराना हम इसको चुनेंगे। चलिए बहुत कम लोग, हमको लग रहा है कि 10% शायद लोगों ने हाथ उठाया है, हाथ गिरा दीजिए। और कितने लोग कह रहे हैं कि सर हम तो इसको चुनेंगे टीआईआर के लिए। क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे होता है यार। मैं तुमसे नहीं, मैं तुमसे जब भी पूछता हूं तो मैं ये मान के थोड़े पूछता हूं कि तुम सही ही बताओगे, और यकीन मानो बाबू कि जब मैं बहुत जोर दे के पूछता हूं ना तो उस समय उम्मीद मेरी ये होती है कि तुम गलत बताओगे, तब मैं वो जोर देता हूं। अगर मुझको पता रहेगा कि तुम सही बताओगे तो मैं अपने से बता दूंगा कि देखो ऐसा होता है। अब हम जानते ही हैं कि तुम जानते हो तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। अरे पूछूंगा मैं वो चीज ना जिसको लेकर मुझको डाउट रहेगा कि पता नहीं है तुम सही बता पाओगे कि नहीं, तो तुम गलत बताने से क्यों घबराते हो। गलत बताइए, गलती आप क्या बात करते हैं आप। दुनिया में लाइफ में देखो कुछ करना है आपको तो आप गलती करना सीखिए, बिना गलती किए हुए आप कभी बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। फिर से ट्राई करते हैं, रे ऑप्टिक्स की कसम है सबको हाथ उठाना है, दिल से पूछिए और हाथ उठाइए एकदम। चलिए कितने लोग कह रहे हैं कि सर अगर मेरा मकसद ही है टीआईआर कराना, हमको टीआईआर ही कराना है तो हम इस मीडियम को चुनेंगे। कितने लोग रहे हाथ उठाइए। हाँ देखिए इतने लोग उठा दिए, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि लगभग 30% लोगों ने हाथ उठाया। तो मैं अब मान लेता हूं कि बाकी 70% लोग इसमें हाथ उठाने वाले थे, लेकिन मैंने मौका ही नहीं दिया। तो 70% लोग जो नहीं, उठाना सबको था, कसम तो सबको न था। तो मैं नहीं चाहता कि आप रे ऑप्टिक्स से पंगा लीजिए क्योंकि बोर्ड में ये चैप्टर आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। अगर सही हो गया तो ये सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा। आप इसे पंगा मत लीजिए, ठीक है। तो मैं मान गया कि बाकी लोग इसको कह रहे हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। मतलब ये हुआ ना कि अगर हम हर 1 डिग्री पर एक रे भेज रहे हैं, मैंने मान लीजिए कुछ रे को हमने सीधा भेज दिया, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया है ये सीधा आया है सीधा जाएगा, ये सही है। अच्छा क्या होगा, जो 1 डिग्री पर भेजा गया होगा वो निकल जाएगा, 2 डिग्री वाला भी निकल जाएगा, 3 डिग्री, आप समझ रहे हैं, 20 डिग्री तक का रे तो निकल जाएगा। 20 डिग्री तक का रे तो नहीं ऐसा ये मत बोलिए कि सर आज क्लास में रे तो कर रहे थे 20 डिग्री तक का रे तो निकल जाएगा, उसके बाद वाला नहीं निकल पाएगा। तो अगर आपने हर 1 डिग्री पर एक रे भेजा है तो टोटल 90 रे ना आपने यहां से यहां तक भेजा होगा, नहीं बोलोगे। तो तुम बताओ ना कितना रे निकलेगा, 20 गो ना निकलेगा, बाकी का 70 गो रे कहां जाएगा, कहां जाएगा, बाकी का 70 गो नीचे ही रह जाएगा। मात्र 20 रे को इसने बाहर निकलने दिया, बाकी के 70 रे को इसने अंदर ही रख दिया, बाकी के 70 रेज का इसने टीआईआर करा दिया।
20 डिग्री तक बाहर निकला, इसके बाद वाला सब बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रह जाएगा। 70 का नहीं, इसने TIR कराया। ई क्या कराएगा बताओ? 70 डिग्री तक जितना रे आएगा सबको बाहर भेजेगा। क्या बात है, 70 डिग्री तक, इसको भी बाहर, इसको भी बाहर, आप समझ रहे हैं? ये 70 डिग्री तक को बाहर भेजेगा, बस 20 रे को ही ये अंदर रखेगा। तो इसने 70 रे को अंदर रखा, 20 रे को ही बाहर जाने दिया, 70 रे को अंदर रखा, और इसने इसे 70 को बाहर निकले, बस 20 को ही अंदर रख पाया। किसने अच्छा TIR कराया है? अरे इसने ना कराया है। हे भगवान, 70 आदमी, सॉरी 90 आदमी बाहर जाने के फिराक में था। डेंसर से कहां जाना चाह रहा था? अरे एरर में। ये बोल रहा है कि ए, बस 20 आदमी जाएगा, 70 को अंदर रहो। और ये क्या, 70 को बाहर चल गया, बस 20 को अंदर रह पाया। अच्छा TIR इसने ना कराया है। तो एक बात याद रखिएगा, मन करे तो कहीं किताब में लिख लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि TIR क्या हो, TIR ज्यादा हो, बताओ कौन सा ज्यादा है रे? TIR ज्यादा हो तो क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अरे बोलिए, क्रिटिकल एंगल कम है तो ये TIR ज्यादा कराएगा, TIR अच्छा कराएगा। कम क्रिटिकल एंगल का मतलब, चाहे ऐसे लिख लो, कम क्रिटिकल एंगल का मतलब ज्यादा TIR, ऐसे लिख लो। क्लियर बाबू? अब हमने तो ये भी पढ़ा है ना कि साइन IC इज इक्वल टू होता है 1/μ। तो अगर हम IC को कम करना चाहते हैं तो म्यू को ज्यादा करना पड़ेगा। अब लीजिए, TIR अच्छा कराने के लिए IC कम ना करना है, IC कम करना है तो म्यू को ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी आप यहां लिख लीजिएगा कि IC कम हो, TIR ज्यादा हो, और उसके लिए म्यू को भी, अरे IC को कम करने के लिए म्यू को ज्यादा ही ना करोगे, म्यू को ज्यादा करना पड़ेगा। अब आप बताइए, जितने भी नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, एयर हो गया, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? यानी सबसे बढ़िया TIR कौन कराएगा? डायमंड। क्योंकि उसके म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा। और बाबू एक डेटा है, चाहे तो याद रख सकते हैं, डायमंड का क्रिटिकल एंगल मात्र 23 डिग्री होता है। वो 23 डिग्री तक के ही रेस को जाने देगा, उसके बाद वाले सारे रेस को वो रोक लेगा। जबकि याद है वाटर का 48.6 आया था, ग्लास का भी लगभग 45 डिग्री के आसपास में आता है, 45 से थोड़ा सा कम होता है। तो सबसे अच्छा TIR कराने वाला मटेरियल कौन है? डायमंड है। क्लियर है? सही है। अब सुनिए, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। अब सुनिए, क्यों डायमंड्स की कटिंग की जाती है? डायमंड तो नॉर्मल पत्थर की तरह होता है, तो हम लोग डायमंड का गोला भी तो बना सकते हैं, जैसे मोती होता है ना, गोला बना के उसको अंगूठे में हम लोग पहन सकते हैं। लेकिन कटिंग क्यों की जाती है, आइए इसके पीछे का हम लोग साइंस समझते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए डायमंड हमने ना क्यूबिकल स्ट्रक्चर का बना दिया। बोलिए, कैसा बना दिया? क्यूबिकल स्ट्रक्चर का ऐसा बना दिया। क्यूब समझिएगा आप इसको। तो ये 4 फेसेस हो गई। अरे ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला और ऐसा वाला 4 फेस हो गया। अब हुआ क्या कि हमने इधर से रे भेजा, तो अभी रेयरर से डेंसर में ना जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जाते समय नो प्रॉब्लम, रेयरर से डेंसर में हमेशा जाता है। हे भगवान, रेयरर से डेंसर में जाते समय भी TIR वाला झमेला है क्या? वो झमेला होता है डेंसर से रेयरर में आते समय। ये तो बेचारा जाएगा, थोड़ा मुड़ेगा लेकिन जाएगा ना। अब ये वाला एंगल ना अच्छा खासा एंगल, बोलिए कितना, 80 डिग्री ले लें, कितना 70 ले लें, जो बोलो ले, 70 डिग्री, 90 ले पागल, 90 डिग्री है, 90 डिग्री सरफेस का पैरेलल भेज रहा है। तो इतना भी जोश में नहीं आना होता है। चलिए 70 डिग्री ले लेते हैं। ये सब मत करिए, ये सब बदतमीज, चुप, ये सब कुछ नहीं।
ये मान लो 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री है, ठीक है बाबू। तो तुम बताओ ना 23 डिग्री पर ही कहाँ TIR हो रहा था? अरे 23 डिग्री पर ही TIR हो जा रहा था, ये तो 70 डिग्री ना है, तो 70 डिग्री पर तो एकदम बहुत सीना तान का TIR होगा। तो ये जब TIR होगा तो ये भी 70 डिग्री बनेगा कि नहीं, ये बताइए। अब आप बताइए ये कितना होगा, जल्दी बोलिए। 20 डिग्री। एकदम समझ में नहीं आया। अगर हम, अरे नॉर्मल है ये, तो अगर हम इसको सीधा ऐसा बढ़ाएं, सीधा ऐसा बढ़ाएं, सीधा ऐसा बढ़ाएं, तो ये 90 डिग्री ना है, ये 70 है, तो ये 20 नहीं होगा। 20 डिग्री पर TIR होता है ना, कम से कम 23 तो चाहिए ना, तो पता चलेगा कि रे यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस डायमंड ने इस रे को, ये डायमंड इस रे को ट्रैप नहीं कर पाया। अरे यहाँ से एंटर किया, यहाँ से निकल गया। जबकि डायमंड में हमको रे को क्या कराना होता है, ट्रैप करा लेना होता है, उसी के अंदर कैद कर लेना होता है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे पता है, ये जो फेस है ना, इसको थोड़ा तिरछा कर देंगे। अब सुनिए तिरछा करने से क्या होगा। अभी नया फेस कुछ ऐसा हो गया, ऐसा तिरछा कर दिया हम लोगों ने। तो अब ये रे जो यहां टकरा रहा था बाबू मेरे, अब ये रे कहां जाकर टकराएगा, अब यहां ना टकराएगा। तो अब की बार नॉर्मल ये ना होगा। अब सुनिए, पिछली बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस 23 डिग्री से तो ज्यादा ही ना है, यानी फिर TIR हो जाएगा कि नहीं। आप समझ रहे हैं? तो उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ फेसेस बढ़ाते चले जाते हैं। मान लीजिए एक फेस ऐसा कर दिया हमने, तो क्या होगा, यहाँ TIR हुआ तो ऐसा गया, और नॉर्मल बोलो ऐसा है, जाहिर सी बात है ये एंगल भी अच्छा खासा दिख रहा है, 23 डिग्री से तो ज्यादा ही है, तो क्या होगा, यहाँ भी TIR होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग ऐसा बना देंगे। अब एक बार फिर से बताइए, ये जो एंगल दिख रहा है आपको अच्छा खासा दिख रहा है कि नहीं, तो फिर TIR हो जाएगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक एक फेस को हम ऐसा बना देंगे। आप समझ रहे हैं? फिर बताइए, ये जहां के टकराया है वहां नॉर्मल, ये अच्छा खासा एंगल हो गया कि नहीं, फिर क्या होगा, TIR होगा। बुझा जा रहा है? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फेस को ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे। फिर यहाँ ये देखिए 23 डिग्री से ज्यादा ही ना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, फिर TIR हो जाएगा, इसी में बेचारा घूमता रह जाएगा। अब आपको समझ में आया मल्टीपल फेसेस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि एक बार एंटर कर जाए तो बाहर निकलने का उसको रास्ते ना मिले। वो जहां जाए, जिस फेस पर जाए, पता चले कि वहां TIR ही हो रहा है। क्या बाबू? नहीं बता रहा हूं, सब सब सुनिए, ऐसा हो जाएगा। अरे बोलिए ना, मल्टीपल फेसेस का ये रीजन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। डायमंड डायमंड के केस में, अरे रेज रेज बाहर से अंदर चली जाएंगी। उसमें मैंने कहा कि रेयरर से डेंसर में आने में कोई प्रॉब्लम, वो चली जाएंगी। लेकिन फेस से जो है ना, बहुत नाम मात्र की रेज ही निकल पाएंगी। जैसे 100 रेज अगर एंटर की ना, तो फेस से हो सकता है तो 10-15 गो रे ही बाहर निकलेगा, बाकी 85 गो रे कहाँ करेगा, वो अंदर ही घूम। क्या लग रहा है अनंत काल तक क्या ये अंदर घूमता रहेगा ना? अरे ये भी तो लाइट की स्पीड से ना घूम रहा है। तो ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि ये किसी कॉर्नर से आके ना टकराए। कॉर्नर पे TIR नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो रे, मान लो कि 100 गो रे सारे फेसेस से एंटर किया है, माने इतना दूर से मान लो एंटर किया 100 गो रे, आई सब रे जो है मान लो बस इसी कॉर्नर से निकल पा रहा है। तो आप बताइए सारा का सारा रे अगर बस एक पॉइंट से निकले, वो पॉइंट खूब चमकदार होगा कि नहीं? अरे भाई, जैसे हम लोग लेंस को जब रखते हैं सूरज की रोशनी में, तो यहाँ पर बाबू ये जो स्पॉट बनता है वो बहुत ब्राइट होता है कि नहीं? क्यों ब्राइट बनता है? क्योंकि जो जितना सारा रे यहां से लेकर यहां तक था, सब का सब रे बस एक ही पॉइंट पर आ गया है। तो हीरे में से, शांत रहिए, हीरे में से जो रेज बाहर आती हैं ज्यादातर 80% वो रेज कहां से बाहर आती हैं? कॉर्नर्स पर से। इसीलिए आप देखिएगा कि हीरा कहां चमकता है? कॉर्नर्स पर ही चमकता है। नहीं देखिएगा, पढ़ लिख के कुछ अच्छे आदमी बन जाइए, एक दिन आप देखिएगा, ठीक है? शेरवानी में टॉर्च लेके जाइएगा और जैसे सामने वाला पहनाएगा ना, तुरंत टॉर्च बाहर देख लीजिएगा।
तब हमको फोन करिएगा। नहीं, फोन काहे के लिए करोगे यार, हमको बुलाओगे नहीं? हाँ ठीक, लेकिन इसके लिए, अरे बाबू रे, इसके लिए सामने वाली पार्टी को भी तो ऐसा होना पड़ेगा ना, और उसके लिए आपको भी तो पहले पढ़ लिख के कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए बकवास कम करिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर हम किसी डुप्लीकेट, शांत हो जाओ, अगर हम किसी डुप्लीकेट, जैसे मान लो क्या कहा जाता है, नॉर्मल ग्लास का अगर हम काट कूट के सोचे कि डायमंड बना दे, नहीं, आप थोड़े पहचान पाइएगा। अगर हम नॉर्मल ग्लास को भी काट कूट के डायमंड का शेप दे दें तो आप पहचान लीजिएगा। हाँ, दिन रात हीरे मोती से घिरे हुए अगर रहते हैं तो पहचान लीजिएगा, ऐसे में आप नहीं पहचान पाइएगा। तो वो उतना नहीं चमकता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर नॉर्मल ग्लास का हमने बना दिया है, कोई नग बना, नग ही ना बोला जाता है उसको, हाँ, कोई नग बना दिया हमने नॉर्मल ग्लास का, जिसको डुप्लीकेट डायमंड बोला जाता है, तो उसमें भी रेज उतनी ही एंटर करेंगे जितने डायमंड में। लेकिन उस केस में फेस से भी बहुत सारा रे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा ना होता है उसका, तो बहुत ज्यादा रेज कहां से बाहर निकल जाएगा? फेस से भी निकलेगा। डायमंड फेस से बहुत ज्यादा रेज को बाहर नहीं निकलने, तो जब ज्यादातर रेज फेसवे से निकल गया तो कॉर्नर से कम ही ना रे निकलेगा, और डायमंड चमकता कहाँ है? कॉर्नर्स पे, तो इसीलिए वो थोड़ा कम चमकदार दिखेगा। एक और बात, कहा जाता है कि डायमंड अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में दुनिया का कुछ भी नहीं चमकता है, अगर खुद उसमें से लाइट ना निकले तो। ये कर रहा है कि सर अंधेरा में एक दिन बल्ब जलाए थे, बल्ब चमक, अरे उसमें से लाइट नहीं निकलना चाहिए। क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना। अब मान लो कि बाबू अंधेरे में कुछ नहीं चमकता है, किसी भी चीज को चमकने के लिए या तो उसमें से खुद लाइट निकलना चाहिए, जैसे बल्ब है, क्यों चमकता है? उसमें से खुद लाइट निकल रहा है, या फिर कहीं और से लाइट आना चाहिए उससे टकरा के, तब वो चमकेगा, चाहे दिखेगा, है कि नहीं? तो डायमंड भी एकदम धूप अंधेरे में दिखेगा थोड़े। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि जैसे आप रात के समय में रोड पे चल रहे हैं, तो ऐसा 100% अंधेरा होता है क्या? आसमान में सितारे हैं, चांद हैं, तो उनकी भी तो रोशनी आ रही है। कहीं दूर मान लो कहीं बल्ब वल्ब किसी घर और में जल रहा है, उसकी भी तो रोशनी आ रही है, तो वो रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन आपके डायमंड में एंटर तो कर जाएगी ना, और वो उनको क्या करके, ट्रैप करके, और बस कहां से बाहर निकलेगा? कॉर्नर से ही। तो इसीलिए उस अंधेरी रात में भी लगेगा कि वो काफी चमक रहा है। तो ये रीजन होता है, हल्का फुल्का भी लाइट लेकिन होना चाहिए, तभी चमकेगा। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें आप पढ़िएगा, जो मैंने बताया है वही सब इसमें लिखा होगा। अब बिहार बोर्ड डायमंड के बारे में पूछा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो 2.42 पढ़ाइए हम लोगों ने। और अगला बार पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी? हाँ, तो डायमंड हो जाएगा है मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। एकदम शांत हो जाइए, समय कम है, इसको देखना है हम लोगों को। ऑप्टिकल फाइबर, बाबू ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है जो आज से 4-5 साल पहले जब मैं पढ़ाता था तो मुझको समझाना पड़ता था कि क्या चीज है, लोगों के लिए नया। आजकल के लिए ये नई बात, बहुत लगभग हमको लग रहा है सब लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुना। तो कितने लोगों को पता है कि ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर क्या है और कहां यूज होता है? हाथ उठाइए। धैत तेरे की, 4 लोग उठा रहे हैं हाथ। इसमें से भी 2-3 को सवेरे वाला सुन के आया ऐसा। कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि किसी को पता नहीं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। अच्छा तो सुनो, मैं थोड़ा सा सवाल बोल, जियो फाइबर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? जियो फाइबर अरे तुम लोग भैंस वैंस चरा के आ रहा है क्या इधर? हैं? बात करते हो तुम। अच्छा तो कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आजकल जो है ना, ये कम्युनिकेशन जो है, शांत हो जाइए। पहले का कम्युनिकेशन ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ करता था। आजकल का कम्युनिकेशन जो है अब एक बार फिर से वायर्ड हो गया है। घरों में अब आप देखिएगा तो ब्रॉडबैंड की सुविधा अब घर घर में धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है।
यहाँ पर भी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है, अरे दिख रहा है, तो ये ब्रॉडबैंड लिया गया है, GTPL एक कंपनी है, उससे लिया गया है। तो उसने ये जो तार भेजा है ना मेरे घर में, ये जो ये वाला तार चाहिए, ये वाला तार, तो इस तार के अंदर है ऑप्टिकल फाइबर। आप सुन रहे होंगे कि जियो जो है पूरे देश में अपना फाइबर बिछा रहा है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो इससे क्या है ना कि इंटरनेट की जो स्पीड है बहुत फास्ट हो गई है। डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना बहुत सुविधाजनक, बहुत आसान हो गया है। तो हम समझेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एगो कम दाम का ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपने मेला में भी देखा होगा, नहीं आपको लग रहा है? अरे मेला में जाना ना, उसे नीचे रख के बेचता है सब, एगो लैंप टाइप का होता है और उसमें रेसा टाइप का ऐसा ऐसा निकला होता है, ऐसा झालर टाइप का, और इसमें बल्ब होता है। बल्ब जब ऑन करते हैं, तो शांत रहिए, बल्ब जब ऑन करते हैं तो ये जो रेसा है ना, ये बीच में कहीं तुमको चमकता नहीं दिखेगा, सीधे कहाँ दिखता है? एंड पॉइंट्स पे। अरे यार देखे हो, ये चल जाना, मेला लगा हुआ है, अभी जाके देख लेना कहाँ चमकता है, बताइए? अपने एंड पॉइंट्स पे, बाकी बीच में नहीं दिखेगा, सीधे एंड पॉइंट्स पे दिखेगा। अरे बोलिए, मतलब वो कुछ ऐसा इस टाइप का होता है, ऐसा होता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये आपको कुछ रेसा टाइप का दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट रेसा टाइप का दिख रहा है। अब यहां से क्या किया गया, लाइट को भेजा गया, ये टॉर्च का काम कर रहा है। अभी देखिए लाइट कहीं आपको और नहीं दिख रहा होगा, हल्का जहां थोड़ा ज्यादा मुड़ा है तो में भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, हल्का फुल्का लीकेज यहाँ हो रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को ना आइडियली बहुत पतला होना चाहिए, ये उतना पतला भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बताइए, अंदर एंटर किया हुआ लाइट आपको सीधे अब कहाँ दिख रहा है? एंड पॉइंट्स पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ चमकता हुआ? अरे बोलिए ना। हाँ, तो इस ऑप्टिकल फाइबर में ने भी लाइट को ट्रैप करके रखा है कि नहीं, कैद कर लिया कि नहीं? तो यहाँ पे कैद कर लिया, कहीं रास्ता में निकलने नहीं देगा, सीधे कहाँ निकलने देगा? एंड पॉइंट पे, क्योंकि उसके बाद ऑप्टिकल है ये नहीं है, बोलेगा लाइट तुम जाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते हैं हम इसका। तो सबसे पहले तो बाबू एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। अरे कोई भी रेशा जो है, जैसे ये पेन ही है, किस शेप का है? सिलिंड्रिकल शेप का ही ना है। हमारा बाल जो है किस शेप का है? अरे वो भी सिलिंड्रिकल शेप का ही है। तो एक सिलिंड्रिकल शेप का सिलिका का बना हुआ, बोलो बच्चों, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ये, जो फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। क्या किया जाता है? वो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही कोटिंग किया जाता है। सुन रहे हो? तो ये कोटिंग कर दी गई। ये जो अंदर वाला है इसको बोला जाता है कोर। क्या बोला जाता है? और ये जो कोटिंग है इसको कहा जाता है क्लैडिंग। क्या कहते हैं? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर, तो क्लैडिंग रेयरर मीडियम का बना होता है, क्लैडिंग बना होता है रेयरर मीडियम का। μ2 लेस देन क्या? μ1। μ2 लेस देन μ1 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है, यहां से हमको लाइट भेजना होता है, तो लाइट को ना हम बहुत ज्यादा एंगल पर नहीं भेज पाएंगे। इसलिए नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये होता ही बहुत पतला है। हे भगवान, होता ही बहुत पतला है, तो हम लाइट सीधे ही भेज पाएंगे तो ये जाएगा। सुनिए मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोई इतना बड़ा होल है, इतना बड़ा होल है, और कोई इतना बड़ा बॉल है, इस बॉल को उस होल में हमको फेंक देना है। अरे तो तुम तिरछा भी फेंक दोगे चल जाएगा। नहीं समझ में आया? तिरछा भी फेंक, सीधा फेंकोगे तो जाएगा, ऐसे तिरछा भी फेंक दोगे नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए होल इतना ही बड़ा है और बॉल भी इतना ही बड़ा है, तो ऐसे तिरछा फेंक दोगे चल जाएगा? एकदम टिका के तुमको सामने से फेंकना पड़ेगा कि नहीं, तब ना जाएगा। तो वही बात है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है बहुत पतला है, रेसा देखा था आपने, ये बहुत पतला नहीं है। तो लाइट को अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ज्यादा तिरछा भेजिएगा तो नहीं जा पाएगा, तो आपको थोड़ा सा ऐसा
हाँ तो एकदम सीधा भेज दोगे तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एंगल पर आप नहीं भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, डायग्राम के लिए ना हम थोड़ा सा ज्यादा ही एंगल पर भेजते हैं, काहे कि थोड़ा रे डायग्राम भी हमको बनाना है, लेकिन ये एंगल ज्यादा नहीं होता है। अब खुद देखिए ना, इसी में जो लाइट भेजा गया एकदम सीधा नहीं भेजा गया है। अरे बोलिए, हाँ तो ये बहुत ज्यादा एंगल पर मत भेजिए। तो क्या होगा, यहाँ ये नॉर्मल की तरफ तो मुड़ेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि रेयरर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। ये एंगल आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा, तो ये एंगल ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा TIR होगा। तो TIR होगा बाबू, तो ऐसा आएगा। अब अगर ये एंगल I है और जाहिर सी बात है I ग्रेटर देन IC है, तभी ना TIR हुआ है, तो ये भी तो I और ये भी तो ग्रेटर देन IC, और अगर ये I तो ये भी I, ये भी I। क्यों I नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बाबू मैं पूछ रहा हूं कि मतलब ये आई तो ये क्यों आई, क्योंकि तुम लोग यार बहुत खराब आदमी हैं। यहां जेट ना बन रहा है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल जो भी आप कहते हैं। तो अगर यहाँ आई तो यहाँ TIR हुआ, तो यहाँ आई है तो यहाँ भी तो TIR होगा, और फिर अगर ये आई तो ये आई, और ये आई तो ये भी आई। आप समझ रहे हैं, एक मिनट, आप समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ TIR तो यहाँ भी तो TIR होगा, तो लगातार TIR होता रहेगा, लगातार TIR। और आप यकीन मानिए, आपको लग रहा है 2 मीटर 4 मीटर, आप कई हजार किलोमीटर का ये क्यों ना ले लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर आप कई हजार किलोमीटर का क्यों ना ले लीजिए, रे ऑफ लाइट अंदर ही कैद रहेगा, उसको बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। आप समझ रहे हैं, हाँ। लेकिन वो कहां निकलेगा, कहां निकलेगा, जहां पर एंड पॉइंट होगा, यहां पर वो आके बाहर निकल जाएगा। कोना में बोल रहा है, ठीक है। कहां निकलेगा, एंड पॉइंट पर, उसका एंड पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। एंड पॉइंट पर वो निकलेगा। अब मेरी बात सुनिए, एकदम शांत हो जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, इंटरनेट वगैरह जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जैसे मान लो उस कंप्यूटर में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड है ना, उसी के जरिए मुझको इंटरनेट मिल रहा है। तो जैसे ही मैं कुछ सर्च करूंगा, जैसे YouTube पर मैंने सर्च करा SS एकेडमी रे ऑप्टिक्स, थोड़ा प्रचार भी जरूरी है, तो मैंने जब सर्च किया ना, आपको क्या लग रहा है, मेरा वीडियो क्या मेरे कंप्यूटर में कहीं स्टोर है ना, वो स्टोर है जहां YouTube का डेटा सेंटर है, जहां पर भी उसका सर्वर है कि नहीं। तो कहाँ है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में शायद है, शायद, छोड़ो हटा, मतलब अमेरिका में कहीं है, कैलिफोर्निया ही मान लीजिए। सुनिए एक मिनट, शांत हो जाइए। जैसे ही मैं यहां सर्च करूंगा ना, लिख के जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, आप यकीन मानिए एक तार, क्या तार जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर है, वो मेरे कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं बीच में किसी सैटेलाइट वेटेलाइट का काम। आपको लग रहा है सब सैटेलाइट से हो रहा है, जी नहीं। यहां से अगर कोई चींटी चाहे तो वो जो पीला कलर का तार है उस पर चढ़ के अगर चलना चाहे ना, तो वो चलते चलते तार पर वो कहां पहुंचेगी, भले मैंने यहां से पहले GTPL के ऑफिस में जाएगा, फिर वहां से निकल के गया होगा, है कि नहीं, लेकिन वो चाहे तो डायरेक्ट तार के जरिए अमेरिका के कैलिफोर्निया के YouTube के उस ऑफिस में जा सकती है। यहां से तार डायरेक्ट फेसबुक के डेटा सेंटर में जुड़ा हुआ है। तो आप बोल रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, भारत और अमेरिका के बीच में तो 7 समंदर है। तो सुनिए, ऑप्टिकल फाइबर समंदर में भी बिछाया हुआ है, ये पता नहीं आपको पता है कि नहीं। और कभी कभी होता भी है कि कुछ मछली उछली, सार्क वार्क, वेल कभी टकरा उकरा के
काट वाट देती है, चाहे अब वेल जाकर टकरा गई तो कुछ उसमें दिक्कत हो गया, जाके रिपेयरिंग भी होता है उसका। आप ये बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा वायर्ड कम्युनिकेशन चल रहा है। अरे बोलो ना। ऐसा है। ठीक है। क्यों कम्युनिकेशन सिस्टम में, अरे क्यों कम्युनिकेशन, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। क्यों कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है? क्योंकि यहां पर टीआईआर ना हो रहा है। अरे बोलो, टीआईआर, और टीआईआर में 100% रिफ्लेक्शन होता है। यानी आपने 100 रे भेजा है ना, तो 100 का 100 यहां जाएगा, 100 का, कोई डेटा का लॉस नहीं होगा। वो चाहे आप हजारों किलोमीटर दूर का है मत भेज दीजिए। बहुत पहले जो कम्युनिकेशन होता था, हाँ, जिसमें फोन नंबर टिप टिपाने वाला नहीं होता था, ऐसे गोल गोल वायर आता था, उसमें भी हमारे घर में एक तार आता था, लेकिन वो तार नॉर्मल तार, कॉपर का तार होता था। उसमें वोल्टेज के वेरिएशन से हम लोग सिग्नल भेजते थे, तो उसमें काफी सिग्नल का लॉस होता था। तुम देखते होगे आवाज उतना बढ़िया नहीं आता था, है कि नहीं? लेकिन आजकल का कम्युनिकेशन सिस्टम किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। और इसमें हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही भेजते हैं सिग्नल के रूप में। अरे बोलो ना यार, तुमको पता ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत बड़ा रेंज होता है, जो कहां से शुरू होता है? गामा रे से शुरू होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है विजिबल। तो यही ना विजिबल होता है, VIBGYOR, जो हमको दिखता है। उसके बाद भी होता है इंफ्रारेड, उसके बाद होता है माइक्रोवेव, और सबसे बाद में होता है रेडियो वेव। हमारे मोबाइल वगैरह से जो निकलता है वो कौन सा वेव होता है? रेडियो वेव होता है। तो डायरेक्ट हम लोग रेडियो वेव को भेज देते हैं। और ये किस स्पीड से जाएगा बताइए? लाइट की स्पीड से ना जाएगा। बहुत तेज कम्युनिकेशन होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो सवाल है कि भाई पूछ सकता है कहीं कि ऑप्टिकल फाइबर का बताइए कहाँ कहाँ यूज होगा। तो पहले यूज होता है इन ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? दूसरा होता है इन विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हाँ, अभी क्या है कि मान लो कि तुम्हारे पेट में कहीं दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है? क्या मैं उसको, डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है कि किडनी में प्रॉब्लम है, कहाँ तुम यार जी। तो डॉक्टर क्या करता है? क्या करेगा? पूरा पेट चीर देगा, देख लेगा कि या लीवर ठीक है, किडनी, ऐसा थोड़े करेगा ना। वो क्या करता है? एक छोटा सा होल करेगा एक जगह, और उस होल के जरिए ऑप्टिकल फाइबर को अंदर डालता है। बोलिए। फिर उसी ऑप्टिकल फाइबर में लाइट भी भेजता है, ताकि वो लाइट उसी के जरिए जाए, और फिर जिस ऑर्गन के ऊपर उस ऑप्टिकल फाइबर को रखा हुआ है, लाइट उसे टकरा के वापस आए, उसका इमेज लेके, है कि नहीं? तो इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ क लिखा, क्या लिखा है? हाँ, अब क्या है ना कि ऑप्टिकल फाइबर आप लीजिए, तो ऑप्टिकल फाइबर इतना मोटा मत लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर आपको कैसा लेना होगा? बहुत पतला लेना होगा, तो अब लाइट एकदम सीधा एंटर करेगा ना, तो ढेर तिरछा एंटर कर गया, रास्ता में लीक कर जाएगा। हाँ, तो आपको ऑप्टिकल फाइबर का एक गुच्छा लेना होगा। पतले पतले ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में चिपका के क्या बना लीजिए? गुच्छा बना लीजिए। जैसे नॉर्मल रस्सी नहीं होता है, कई छोटे छोटे धागों, पतले पतले धागों को मिला के रस्सी नहीं बना लिया जाए, लेकिन उसको मोड़ना नहीं है, आपको एकदम सीधा रखना है। समझ रहे हो? अब मान लो बाबू के ऑप्टिकल फाइबर का, शांत रहिए, जो रेशा यहाँ पर पड़ा हुआ है उसमें यहाँ वाला लाइट एंटर करेगा, तो लाइट वो उसी रेशे में न रह जाएगा। अब जितना घुमा लीजिए, वो लाइट कहीं रास्ता में बाहर नहीं निकलने वाला है। जो रेशा उसके बगल में होगा, उसके बगल में ये वाला लाइट एंटर करेगा, वो उस रेशे में रह जाएगा। जो जो यहाँ एंटर किया था वो उस रेशे में रह जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इस ऑप्टिकल फाइबर के गुच्छे को कितना भी घुमा के यहाँ भी देखिएगा ना, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? क दिखाई देगा। ये आपको नहीं समझ में आया? आप समझ रहे हैं? तो ये तो बहुत अच्छा चीज हो गया लाइट को मोड़ने के लिए। लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ना जाता है, हम उसके पाथ को मोड़ नहीं दे रहे हैं। तो वही डॉक्टर करता है। क्या करेगा कि एक जगह छेद करके, तो पहले मान लो लीवर के ऊपर लेके गया, एकदम उसको बढ़िया से लीवर एकदम साक्षात देखना है। अरे वो सब सोनोग्राफी फोन, उसमें तो पूरा थोड़े दिखता है,
साक्षात उसको लीवर देखना है तो ऑप्टिकल फाइबर को ले जाएगा लीवर पर, घुमा घुमा के अपना उसी में देख लेगा कि लीवर इसका ठीक है, तो किडनी देख लेते, किडनी ठीक है, इंस्टेंटाइन ठीक है। तो अब जो है चाटो मत, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अगला बताइए कहाँ यूज होता है? डेकोरेटिव लैंप्स में। तो ये आजकल मेला वेला में मिल ही रहा है। उसमें क्या होता है, ऐसा इस टाइप का लैंप होता है और इसमें ऐसा रेसा टाइप का नहीं होता है। तो होता क्या है कि यहाँ हम एक बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब में से लाइट एंटर तो कर गया, लेकिन रास्ता में कहीं नहीं निकलेगा, वो सीधे कहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है। और बाबू यहाँ पर निकलेगा तो ये चमकेगा। और अंधेरे अंधेरे कमरे में आप इसको जला दीजिए, बहुत खूबसूरत नजारा होता है। यहाँ ठीक ठीक है, जाइए हम लोग।